हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, जहां हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। कुछ पार्ट इसका अपन ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज अपन टीसीएस साइकिल, ईटीएस एंड जो श्वसन गुणांक है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपने पिछली क्लास देखी होगी और आपको जितना जो पार्ट पढ़ाया गया था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। ये देखिए, फर्स्ट अपन देख रहे हैं ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन कहाँ पे संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ये संपन्न होता है। एंड ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है पाइरूवेट, वो कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। अब अपन देखते हैं पूर्ण ऑक्सीकरण। पाइरूवेट से हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं और 3CO2 अणु मुक्त होते हैं। अब अपन देखते हैं एटीपी का संश्लेषण। हाइड्रोजन से पृथक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं जिससे एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। देखिए, प्रक्रिया के चरण एवं स्थान, यानी कि जो प्रोसेस होती है वो कहाँ कहाँ संपन्न होती है। देखिए, फर्स्ट स्टेप पर अपन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में यह संपन्न होती है। एंड सेकंड में अपन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे संपन्न होता है। अब अपन देखते हैं ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण, जिसे अपन लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। जो एंजाइम है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड साथ ही साथ इसमें जो कैटालिस्ट है वो आएंगे Mg2+ एंड NAD+, साथ ही साथ को एंजाइम ए। अब हम देखते हैं एक ग्लूकोज अणु से दो अणु NADH का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखिए, यहाँ से इस रिएक्शन के थ्रू अपन देख सकते हैं कि जो पाइरूविक एसिड प्लस को एंजाइम ए, NAD+, यहाँ पे आएगा पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड Mg+2, एंड यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड CO2 मुक्त होती है। साथ ही साथ NADH+H+ का फॉर्मेशन होता है। अब अपन देखते हैं क्रेब्स साइकिल। यहाँ से अपन देखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA में प्रवेश करता है। साथ ही साथ अपन देखते हैं कि जो TCA साइकिल, अब अपन देखते हैं कि ये कहाँ संपन्न होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। अब अपन इसकी की स्टेप्स देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से पाइरूवेट से बना एसिटाइल कोएंजाइम ए जो 2 कार्बन युक्त होता है वो 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और H2O के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड यानी कि 6 कार्बन अणु बनाता है। एंजाइम यहाँ पे आएगा सिट्रेट सिंथेटेज। नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं डीकार्बोक्सिलीकरण एवं अपचयन। सिट्रेट आगे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और फिर सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनाता है। साथ ही साथ इस दौरान CO2 निकलती है और NAD+ का अपचयन NADH+H+ में होता है। अब अपन देखते हैं ZTP या ATP का निर्माण। देखिए, सक्सिनाइल को एंजाइम ए के सक्सेनिक अम्ल में बदलने के दौरान एक जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। यही जीटीपी बाद में एटीपी में बदल जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उसका पुनर्निर्माण। इसी साइकिल को जारी रखने के लिए सक्सेनिक एसिड से मैलिक अम्ल बनता है तथा अंत में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस दौरान FAD+ से FADH2 और NAD+ से NADH+H+ बनता है। अब अपन देखते हैं कि प्रति TCA साइकिल में एक पाइरूविक अम्ल अणु के लिए देखिए CO2 की मुक्ति यानी कि 3 अणु, साथ ही साथ NADH+H+ 4 अणु, FADH2 1 एंड ATP या फिर GTP की अपन बात करें तो 1 अणु होता है। संपूर्ण TCA की साइकिल की जो अपनी जो केमिकल रिएक्शन है उसे अपन कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रथम स्थिर उत्पाद है वो सिट्रिक एसिड बनता है। अब अपन यहाँ से इसकी पूरी जो इक्वेशन उसको देखते हैं। ये देखिए, पाइरूविक एसिड 4 NAD+, FAD+, 2 H2O एंड ADP+ जो इनऑर्गेनिक अपना फॉस्फेट है वो। अब अपन देखते हैं ये कहाँ संपन्न हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जहां देखिए 3CO2 4 NADH प्लस 4H प्लस FADH2 प्लस ATP का फॉर्मेशन होता है। अब अपन देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे अपन TCA साइकिल को अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं, ये देखिए ये पाइरूवेट आएगा, साथ ही साथ कोएंजाइम ए जो आगे चल के यहाँ पे देखिए CO2 रिलीज हो जाएगी और NADH+H+ का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ से ये देखिए एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है।
अब अपन देखेंगे कि एसिटाइल को एंजाइम ए 2 कार्बन युक्त एंड ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है 4 कार्बन युक्त, ये दोनों मिलके सिट्रिक एसिड 6 कार्बन अणु का फॉर्मेशन करते हैं। साथ ही साथ जो सिट्रिक एसिड है इससे आगे बनेगा, ये देखिए अपना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल जो 5 कार्बन युक्त होता है एंड यहाँ पे एक CO2 अणु यहाँ पे रिलीज होता है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा एवं ये देखिए यहाँ पे FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में अपने बनेगा मैलिक एसिड और यहाँ पे देखिए NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है और अंत में ये देखिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का पुनर्निर्माण रहता है जो इस TCA साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए मतलब इम्पोर्टेंट यू कहें कि अपन इम्पोर्टेंट जिसका स्थिर उत्पाद है। अब अपन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं ETS। ये देखिए ETS एवं ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण, ये देखिए उद्देश्य अगर अपन इसका देखें तो यहाँ पे अपन देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में बने NADH प्लस H प्लस तथा FADH2 में संचित ऊर्जा को मुक्त करना और उसका उपयोग ATP बनाने में करना। इसके अगर अपन की पॉइंट्स की बात करें तो देखिए ऑक्सीकरण, फर्स्ट स्टेप अपन देखते हैं ऑक्सीकरण, जिसमें देखेंगे NADH प्लस H प्लस और FADH2 का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्टेप इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन। इस तंत्र में इलेक्ट्रॉन विभिन्न वाहकों से होते हुए अंततः O2 पर स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं H2O का फॉर्मेशन। जब इलेक्ट्रॉन O2 तक पहुंचते हैं तब H2O का निर्माण होता है। O2 अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करती है। अब अपन देखते हैं जो ETS सिस्टम है उसके बारे में, वह उपापचयी पथ जिससे होकर इलेक्ट्रॉन एक वाहक से दूसरे वाहक की ओर गुजरते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर कंप्लीट होता है। अब अपन देखते हैं ETS के जो 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बारे में अपन देखते हैं और उनके साथ ही साथ अपन उनके नाम देखेंगे और उनके जो मुख्य कार्य है उनके बारे में अपन देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजिनेज, जो NADH से इलेक्ट्रॉन लेकर यूबिक्विनोन को स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो FADH2 से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके यूबिक्विनोन को देता है। एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड की अपन बात करें जिसमें होगा साइटोक्रोम BC1, अपचयित यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को स्थानांतरित करते हैं। अब अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ जिसमें देखेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये देखिए इसमें साइटोक्रोम A1 A3 और 2 कॉपर सेंटर होते हैं। अब अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेटेज। देखिए यहाँ पे अपन देखेंगे, ये देखिए इसमें ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। मुख्य इलेक्ट्रॉन वाहक यूबिक्विनोन झिल्ली के भीतर स्थित कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों से इलेक्ट्रॉन लेता है। एंड जो साइटोक्रोम C है वो भीतरी झिल्ली की बाहरी सतह से चिपका छोटा सा गतिमान प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब हम देखते हैं ATP उत्पादन की दर। एक NADH2 अणु के ऑक्सीकरण से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। एंड वहीं अपन बात करें कि एक FADH2 के ऑक्सीकरण से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन एवं फॉस्फोरिलीकरण, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही देखेंगे अपन O2 ETS के अंतिम चरण में हाइड्रोजन को ग्रहण कर H2O बनाती है। ये देखिए यहाँ पे आप इसको ETS को अच्छे से देख, अब अपन यहाँ से ETS को जितने भी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं अपने 5 कॉम्प्लेक्स हैं और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो अपन यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये 3 पार्ट्स में अपन को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट अपन देखेंगे जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है वो, एंड ये देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये थर्ड अपना रहेगा यहाँ पे ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन। तो ये देखिए यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे ये ETS की ये प्रोसेस संपन्न हो रही है। तो देखिए इसमें अपन देख सकते हैं यहाँ से अपन यहाँ पे जितने भी जो कॉम्प्लेक्सेस है उनको अपन देख सकते हैं
ये देखिए फर्स्ट अपना कॉम्प्लेक्स रहेगा NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये सेकंड रहेगा अपना सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड थर्ड अपना रहेगा साइटोक्रोम BC1 एंड ये अपना फोर्थ कॉम्प्लेक्स रहेगा यहाँ पे साइटोक्रोम C एंड ये देखिए ATP ये सिंथेज एंड जो अपना फिफ्थ अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो। और यहाँ पे अपन देखेंगे ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं जितना भी जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस हिसाब से इसमें हो रहा है वो आपको यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा होगा। अब अपन देखेंगे जो अपना नेक्स्ट है ये देखिए ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण। ये देखिए यहाँ से अपन देखते हैं ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा निकली ऊर्जा का उपयोग करके एटीपी निर्माण की प्रक्रिया। अब अपन देखते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी का संश्लेषण रसोप्राशरण परिकल्पना पर आधारित है। कॉम्प्लेक्स जो 5 है के घटक के अगर अपन बात करें देखिए तो F1 यानी कि जो हेड जो पीस है उसके बारे में ये देखिए ये एक परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है मैट्रिक्स की ओर। इसका कार्य क्या होगा यहाँ से एटीपी का संश्लेषण होता है। अब अपन देखते हैं F0 यानी कि इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स। यह भीतरी झिल्ली में धंसा होता है और प्रोटॉन चैनल का काम करता है। एटीपी निर्माण का जो मुख्य नियम है वो देखिए जब वैद्युत रसायन प्रोटॉन प्रवणता के कारण 2H+ आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से F0 से होकर मैट्रिक्स की ओर गति करते हैं तब एक एटीपी का संश्लेषण होता है। अब अपन यहाँ से देखेंगे ये देखिए अपन कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं देखिए F0 और जो F1 यानी कि जो हेड पीस है उसको अपन देखिए ये हेड पीस रहेगा इसका मैट्रिक्स की ओर, ये रहेगी इसकी इंटरमेम्ब्रेन, ये F0 पोर्शन रहेगा इसका। ये देखिए 2H+ आयन इसमें आएंगे एंड यहाँ से एटीपी का संश्लेषण इस तरीके से यहाँ पे होता है। ये देखिए अब इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का संश्लेषण किस तरीके से होता है। ये देखिए अब अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ग्लूकोज के एक अणु से प्राप्त शुद्ध एटीपी की गणना ग्लाइकोलाइसिस से टीसीए एंड टीसीए से ईटीएस में ये क्रमिक रूप से ये पथ चलते रहते हैं। एनएडीएच का स्थानांतरण अपन देखें अब यहाँ से अपन देखेंगे कि NADH का जो स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन उसको अपन देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में बना NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीकृत होता है। श्वसन में केवल ग्लूकोज ही क्रियाधार के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि शुद्ध एटीपी लाभ कितना होता है। ऑक्सीडेशन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणुओं की शुद्ध प्राप्ति होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फर्मेंटेशन वर्सेस एरोबिक रेस्पिरेशन। किण्वन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है जबकि ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होकर CO2 और H2O बनते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं किण्वन में ग्लूकोज के एक अणु से केवल 2 एटीपी की शुद्ध प्राप्ति होती है, वहीं ऑक्सीडेशन में 36 या फिर अपन यूं कह सकते 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन करेंगे NADH का ऑक्सीडेशन। किण्वन में NADH से NAD+ में ऑक्सीकरण धीमी गति से होता है, वहीं ऑक्सीडेशन में यह प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। अब अपन देखते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। श्वसनी पथ एम्फीबोलिक पथ होता है क्योंकि इसमें अपचयी व उपचयी दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है। देखिए यहां से अपन देखेंगे ये देखिए इससे पहले अपन इसकी थ्योरी देख लेते हैं, वो अपन को फिर अच्छे से अपना ये जो चार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए श्वसनी क्रियाधार के रूप में अगर अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वहां से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड साथ ही साथ ये बाद में पायरुविक अम्ल के रूप में कन्वर्ट होता है। अब अपन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि सजीवों में श्वसनी क्रियाधार एक से अधिक होते हैं, साथ ही शुद्ध प्रोटीन या वसा कभी भी श्वसनी क्रियाधार के रूप में अकेले प्रयुक्त नहीं होती है। अब अपन देखते हैं वसा। वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है एवं जो ग्लिसरॉल व DHAP के रूप में क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। वसा अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम A बनकर पथ में प्रवेश करेगी। अब अपन देखते हैं प्रोटीन्स।
प्रोटीन पहले अमीनो अम्ल में टूटते हैं। अमीनो अम्ल डीएमिनेशन के बाद पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर यूं कहें कि अपन क्रेब्स चक्र के मध्यवर्ती के रूप में प्रवेश करते हैं। जब शरीर को वसा या प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनीय पथ से ही मध्यवर्ती यौगिकों को बाहर निकाल लिया जाता है। इसलिए श्वसन पथ को एम्फीबोलिक पथ कहा जाता है। अब अपन देखेंगे श्वसन गुणांक। श्वसन के दौरान मुक्त हुई CO2 के आयतन और उपयोग में लाई गई O2 के आयतन का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। इसे अपन देखेंगे, ये देखिए RQ बराबर CO2 अपन O2। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक। जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो RQ का मान 1 होता है। समान मात्रा में CO2 मुक्त होती है और O2 उपयोग में आती है। इसे अपन इस इक्वेशन के थ्रू देख सकते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 जिसे मुक्त होगी 6CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पे अपन इसका RQ निकालेंगे तो देखेंगे अपन 6CO2 अपन 6O2 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का RQ होगा 1। वसा का श्वसन गुणांक देखेंगे अपन। वसा का जो श्वसन गुणांक है वो 1 से कम होता है। वसा के ऑक्सीकरण में CO2 की तुलना में O2 का उपयोग अधिक होता है। यहाँ पे अपन ट्राइपामार्टिन जो फैटी एसिड है उसका अपन एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए 0.7 यहाँ पे इसका RQ होता है। अब अपन देखते हैं प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में उपयोग होता है, तब भी मुक्त CO2 का जो आयतन है वो उपयोग की गई O2 से कम होता है। ये देखिए यहाँ से अपन देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। ये देखिए फर्स्ट अपन ने देखा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इनसे देखिए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा और वो अंततः लास्ट में पायरुविक अम्ल बनने के बाद ये देखिए एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। वहीं अगर अपन यहाँ पे प्रोटीन की बात करें तो ये देखिए प्रोटीन से अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है और ये डीएमिनेशन के थ्रू ये देखिए फिर बाद में पायरुविक अम्ल और फिर एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में पाथवे में प्रवेश करते हैं। वही अपन यहाँ पे देखिए वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है एंड जो ग्लिसरॉल है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के रूप में पाथवे में प्रवेश करेगा एंड जो वसा अम्ल है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करते हैं। तो चलिए कुछ इस तरीके से ये अपना एम्फीबोलिक जो पाथवे था वो यहाँ से आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं इसको। आज की क्लास यहीं पे अपनी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन जो एनसीईआरटी 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 15 है वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में अपन 15th जो चैप्टर है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास में जो अपन ATS है, TCA साइकिल है या फिर यूं कहेंगे जो श्वसन गुणांक है ये सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इनके जितने भी जो हैंड रिटन नोट्स है आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स वहां से ले सकते हैं इनकी PDF। So thank you for watching.